फिजिक्स ग्रेड 10 FBISC कंता पब्लिशर की एक्सरसाइज यूनिट 1 सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 51 से पेज नंबर 54 तक है। अब SLO वाइज चलेंगे। जो हमारा सबसे पहले SLO का एक्सप्लेन थर्मल कंडक्शन, उससे रिलेटेड ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग MCQs देखें तो इन नॉन मेटालिक सॉलिड्स हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। थ्रू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन द सॉलिड लैटिस बाय द ट्रांसफर ऑफ लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स कहाँ से आ गई? थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। नहीं, सॉलिड मटेरियल की एक्सपेंशन की वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो पहले हमारे पास के डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन थर्मल कंडक्शन इन मेटल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम लोग आंसर देंगे वो ये कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर एक मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट अप होते हैं, इनको हीट मिलती है तो ये एनर्जाइज हो जाते हैं, ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और जो इनके इर्द गिर्द नेबरिंग कूल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह हीट एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र होके आप लोगों के मेटल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल्दी से कंडक्ट हो जाती है। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कह रहे हैं कि हाउ डू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन कंट्रीब्यूट टू थर्मल कंडक्शन इन नॉन मेटालिक सॉलिड्स। तो नॉन मेटालिक सॉलिड्स में हम सबको पता है कि मेटालिक बॉन्ड्स नहीं होते, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे हम लोग पहले सवाल के अंदर पढ़ के हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर लैटिस की वाइब्रेशंस की वजह से ही थर्मल कंडक्शन होती है। नॉन मेटल्स भी थर्मल कंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर लैटिस, जिस तरह हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर एक पूरा लैटिस बना होता है ऑफ एटम्स, ढेर सारे एटम्स बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अब ये हर वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक वाइब्रेट करता है तो उसके साथ दूसरा वाइब्रेट करता है, तो ये एक लैटिस है जो सारा वाइब्रेट करता है। अगर आप लोगों का लैटिस है ये भी वाइब्रेट कर रहा होता, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी वाइब्रेट कर रहे होते, तो एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से मूव होती। ये नहीं कि मेटल्स के अंदर ये आप लोगों का लैटिस नहीं वाइब्रेट कर रहा होता, कर रहा होते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे होते हैं तो एनर्जी या हीट बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप लोग नॉन मेटल्स की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ लैटिस की वाइब्रेशन होती हैं, तो थर्मल कंडक्शन होती है बट थोड़ी स्लो। यह इसका आंसर मैंने लिख दिया है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो जितना भी हम लोगों पर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा है उसी को कवर अप कर रहा है। वो कह रहा है कि थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स आप लोगों ने बताना है, जो रोल ऑफ बोथ एटॉमिक वाइब्रेशंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताया, और इस इन मैकेनिज्म्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फ़र्क है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, एंड देन कंप्यूटर टाइप आप लोगों को इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये कि थर्मल कंडक्शन सॉलिड्स में होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के अंदर। मेटल्स के अंदर आप लोगों के पास मेटालिक बॉन्ड्स है, नॉन मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड नहीं है। तो मेटल के अंदर एटॉमिक वाइब्रेशन के थ्रू भी होगी कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी होगी, और नॉन मेटल्स के अंदर जस्ट एटॉमिक वाइब्रेशन के थ्रू होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स में कि जो आप लोगों की कंडक्शन है बहुत स्लो प्रोसेस है, और मेटल्स के अंदर ये फास्टली हो जाएगी। तो ये इसका आप लोगों के पास आंसर है। इसको एक बार रीड कर लें और हम लोग इससे अगले SLO की तरफ चलते हैं। इससे अगला SLO ये है, इसके MCQs की तरफ हम लोग चलते हैं। इससे अगला SLO हमारे पास था ना कि जस्टिफाई एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर्स। तो इसका MCQ एक ही है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर अ हैंडल इन अ फ्राइंग पैन। तो कॉपर के अंदर भी हीट ट्रांसफर होगी, एल्यूमिनियम और स्टील यानी उनके अंदर भी कंडक्टिंग होगी। वुड के अंदर वुड इज़ एन इंसुलेटर। तो ये आप लोगों ने हैंडल और फ्राइंग पैन वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राइंग पैन तो गर्म हो जाता है आप लोगों का, तो उसका हैंडल वुड का होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जस्टिफाई बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसका आंसर हम लोग ये देंगे कि इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये एक पुअर कंडक्टर है प्लास्टिक की अगर मैं बात करनी है तो। फिर सवाल ये आता है कि जितना मैंने पहले बताया था कि एटॉमिक वाइब्रेशंस के थ्रू क्यों नहीं कंडक्शन हो जाती, नॉन मेटल है ना एक प्लास्टिक, तो इधर एटॉमिक वाइब्रेशंस के थ्रू क्यों नहीं कंडक्शन हो जाती। तो इसका आंसर ये है कि इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है ऑफ योर एटम्स, ऑफ योर पार्टिकल्स, ऑफ योर मॉलिक्यूल्स, वो अमॉर्फस होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी होती है, उस तरह नीटली नहीं होती जिस तरह बाकी नॉन मेटल्स कंडक्टर्स के अंदर होती है। जिस तरह की डायमंड है, ये एक नॉन मेटल कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर एटॉमिक जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है, एक लैटिस है, वो बहुत ज़्यादा नीट होता है और बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है, और अगर आप लोग एक कॉर्नर को हीट अप करो तो वो एटम
नीटली अगले एटम तक हीट नहीं पहुंचा पाता, तो एक कॉर्नर में रह जाती हीट, पूरे मटेरियल के अंदर ये पास नहीं कर पाती। वूल की बात करें तो इसके अंदर ट्रैप्ड एयर होती है। अगर ट्रैप्ड एयर असल में इंसुलेटर है, ठीक है। ट्रैप्ड एयर किस तरह इंसुलेटर है, ना इसके अंदर कन्वेक्शन हो सकती है, ना ये कंडक्शन कॉज कर सकती है, और ये रेडिएशन को भी कम से कम कर देती है। दैट इज द रीजन कि वूल एक इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पास ट्रैप्ड एयर होती है। और इसके साथ साथ ये भी कि वूल भी जो है वो भी एक आप लोगों के पास नॉन मैटर है, इसके अंदर भी आप लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो ये भी एक रीज़न है कि इंसुलेटर। इसकी दो रीजन है, वूल की और प्लास्टिक की एक रीज़न है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्शन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैंने पहले भी बता दिया कि किस तरह लैटिस के अंदर वाइब्रेशंस के थ्रू भी कंडक्शन होती है मेटल्स के अंदर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी होती है। नॉन मेटल्स के अंदर जस्ट लैटिस के थ्रू होती है। तो इसका आंसर आप लोग पढ़ लो, मैं पहले समझा चुकी हूँ। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंट्रोल एंड व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू टेक टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अब एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को समझा देती हूँ। करना क्या है कि आप लोगों ने डिफरेंट रॉड्स लेनी है, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट इंसुलेटर्स, यानी जो जो आप लोगों को जिस जिस किस्म के रॉड मिले, इस तरह यहाँ पे अब डिफरेंट तरह के रॉड्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और ब्रास, ठीक है। ये सारी रॉड्स आपने लेनी है, पीछे से आप लोगों ने इसको गर्म करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने आगे क्या करना है कि एक जितनी वैक्स लेनी है, ये रॉड्स भी एक जितनी होनी चाहिए, और उनके साथ आप लोगों ने थंबपिन्स जोड़ देनी है। अब जैसे ही ये जो भी रोड सबसे पहले गर्म होगी, उसकी वैक्स सबसे पहले पिघलेगी, क्योंकि वैक्स इस तरह का मटेरियल है जो जमा हुआ होता है, और जब उसे हीट अप करो तो वो पिघल जाता है और पिघलेगी, और उसकी थंबपिन सबसे पहले नीचे गिरेगी। तो इस तरह आप लोगों को समझ आ जाएगा कौन सबसे अच्छा और कौन बिल्कुल इंसुलेटर है, कौन पुअर है। इस तरह आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट है, इसका रिजल्ट की एक बहुत गहरी इमेज है, वो आप लोग समझें। ये जो इमेज है, इसमें उन्होंने असल में क्या क्या कि जो जितनी रॉड्स थी ना, उन सबको पूरा पूरा वैक्स से भर दिया। आप सिर्फ वैक्स पे लगा सकते हो, थंबप्रिंट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आपने बस इजी इजी करना है इस एक्सपेरिमेंट को अपने लिए। तो आपने उन्होंने इन सारी रॉड्स के ऊपर पूरी पूरी वैक्स लगाई थी, ये येलो वाली वैक्स है। और जब ये हीट अप हुआ तो जो वुड थी वो सबसे पुअर कंडक्टर थी, तो उसकी हल्की सी वैक्स पिघली। आयरन उससे ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा पिघली। एल्यूमिनियम उससे ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा वैक्स पिघल गई। कॉपर की उससे ज़्यादा, और सिल्वर के बहुत ही कम वैक्स रह गई। तो ये एक विजुअल आप लोगों के पास डायग्राम हो गई, जिससे आप लोगों को समझ आ रही है कौन सबसे पुअर है और कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, इन पांचों के अंदर। अब इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, वरना ही आप लोगों को एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है कि एक्सपेरिमेंट करना किस तरह। अच्छा, अब ये इसका सारा प्रोसीजर है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। अब उन्होंने सिर्फ हमसे प्रोसीजर नहीं पूछा था, हमारा था व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंट्रोल एंड व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू टेक टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो फैक्टर्स में कौन कौन से कंट्रोल करूंगी कि रॉड सारी बराबर होनी चाहिए, वैक्स की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, जो मैं हीट उनको प्रोवाइड करूँ वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये वो तीनों फैक्टर्स हैं जिनको मैं कंट्रोल करूँगी। और जो मेजरमेंट उन्होंने हमसे आखिर में बोला कि वो आप क्या लेंगे, वो हमने यही लेनी है कि हम लोगों ने टाइम को सेकंड्स में लेना है। जितना भी टाइम में हायर मेल्ट हो रही है, हम लोगों ने आखिर तक इंतज़ार करना है, जब तक सारी सबके सब अपना टाइम नहीं ले लेते वैक्स को मेल्ट करना है। हम लोग सबका टाइम भी नोट डाउन करते जाएंगे कि इतने टाइम में इसकी, इतने टाइम में इसकी, में इसकी, ताकि आखिर में हम लोग इसी कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे ये सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसको सबसे कम टाइम लगा उस वैक्स को पिघलाने में, ठीक है। ये वो मेजरमेंट्स हो गए हैं। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। अगला एसएलओ से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस ये हैं। एमसीक्यू सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि हाउ डज कन्वेक्शन कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ कोस्टल क्लाइमेट्स बाय रेजिंग द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द लैंड, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग heat and moderating temperature fluctuations, by increasing humidity levels, by causing air pressure to stabilize। तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को मॉडरेट करने के बाद ही आप लोगों के पास रेगुलेशन होती है ऑन कोस्टल क्लाइमेट्स। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन हीटिंग अ रूम थ्रू रेडिएटर्स। तो रेडिएटर असल में एक डिवाइस है जिसने हीटअप करना होता है एक रूम को। तो रेडिएटर के आसपास जो आप लोगों के पास गर्म हवा सॉरी जो आप लोगों के पास रेडिएटर के पास रूम की हवा आती है, वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो रेडिएटर के अंदर जो बॉइलिंग वाटर होता है वो डायरेक्टली उसे हीटअप कर देता है उस हवा को, और वो हवा चूँकि लेस डेंस हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, तो वो उठ के सीलिंग की तरफ चली जाती है, और जो कूल एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है आप लोगों के उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले थी, उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। और रेडिएटर उसको भी गर्म कर देता है, वो भी ऊपर उठ जाती है। इस तरह एक साइकिल बन जाता है, एक लूप बन जाता है, जिसके थ्रू आपके कमरे की पूरी हवा गर्म हो जाती है। और हम लोग ये कन्वेक्शन करंट का मेथड है, तो इसलिए ये इसका जवाब था।
ये इस तरह बताया गया कि प्रोसेस ये है कि जो रेडिएटर है उसने उसने एयर को हीट अप करना है। करंट ये है कि वो ऊपर की तरफ चली जाए, कूल एयर उसकी जगह ले ले, और साइकिल ये है कि अब कूल एयर ऊपर जाती है, फिर जो उससे ज़्यादा डेंस एयर थी वो उसकी जगह पे आती है, वो लेस डेंस होकर ऊपर चली जाती है, जो ज़्यादा डेंस एयर है कमरे की वो वहाँ आती है, और एक कन्वेक्शन करंट के थ्रू सारा कमरा आप लोगों का गर्म हो जाता है। दूसरा हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि वाई मेटल फील्स कोल्डर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर के। अगर हम दोनों का टेम्परेचर सेम रखें तो मेटल क्यों ठंडा महसूस होता है, और आप लोगों के पास जो वुड है वो क्यों गर्म महसूस होता है। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर आप लोगों के हाथ का टेम्परेचर एक या आप लोग उस टेम्परेचर के साथ मेटल को टच करो तो वो क्यों ठंडा महसूस होता है, वुड को टच करो तो वो क्यों गर्म महसूस होता है उससे, जबकि आपके हाथ का टेम्परेचर वही है, तो आपको फिर चीज़ भी उतनी महसूस होनी चाहिए गरम। ठीक है, तो इसका ये आंसर है कि जब आप लोग एक मेटल को टच करते हो, चूंकि वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो वो आप लोगों के हाथ से जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास ले लेता है, और वो खुद गर्म हो जाता है, आपको ठंड महसूस होने देता है। इसी तरह वुड है वो इंसुलेटर है, तो वो आप लोगों के आप लोगों के हाथ से इतनी जल्दी हीट लेता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को ठंड महसूस नहीं आती, आप लोग उसी तरह गर्म रहते हो इस तरह पह लेते हैं। तो इसका आंसर है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ARQs यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस सच एज इन हीटिंग सिस्टम्स एंड द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंसेस हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। तो कन्वेक्शन जो आप लोगों के फ्लूइड्स के अंदर होती है, हीटिंग सिस्टम्स के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो किस तरह हीट ट्रांसफर को इन्फ्लुएंस करती है और किस तरह टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो इसका आंसर ये है कि जो कन्वेक्शन होता है वो एक इस तरह का प्रोसेस है जिसने फ्लूइड के मूवमेंट पे डिपेंड करना है। फ्लूइड इज इक्वल टू लिक्विड और गैसेस। ठीक है, फ्लूइड हर वो मटेरियल है जो फ्लो कर सकता है, तो कन्वेक्शन असल में फ्लूइड की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मूवमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। और मूवमेंट कब होगी, जब एक तरफ की या एक कॉर्नर की थोड़ी सी जो फ्लूइड है उसकी एक्सपेंशन होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, ताकि वो ऊपर उठ सके और एक साइकिल बन सके, ऊपर वाली नीचे है, नीचे वाली ऊपर जाए, ऊपर वाली नीचे है, इस तरह एक साइकिल बनेगा तो कन्वेक्शन होगी लिक्विड्स और गैसेस के अंदर यानी फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है, और अब ये हीटिंग सिस्टम्स के अंदर अगर देखें तो हीटिंग सिस्टम्स इस तरह के सिस्टम्स हैं बड़े, जो पूरे हाउस को हीट करते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। ठीक है, पूरे मॉल को, पूरे हाउस को इस तरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कन्वेक्शन होती है वो ये बात यकीनी बनाती है कि आप लोगों की जो गर्माइश है वो सिर्फ हीटिंग सोर्स के करीब ना रह जाए, वो सारे रूम को गर्म करे, वो सारे रूम के अंदर कन्वेक्शन कॉज करने के बाद सारे रूम को गर्म करे। और अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें, जो आप लोगों का सूरज है वो इक्वेटर को ज़्यादा गर्म करता है और पोल्स को कम गर्म करता है। जब कन्वेक्शन होती है तो इक्वेटर से जो आप लोगों की गर्म हवा है वो चूँकि लेस डेंस होती है, वो आप लोगों के पोल्स की तरफ मूव करती है, और पोल्स की कम हवा सिंक करती है और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर बिल्डअप को ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हीट ट्रांसफर भी हो जाती है और टेम्परेचर रेगुलेट भी रहता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर किस तरह होती है, हीटिंग सिस्टम्स की बात हम लोगों ने इसके अंदर कर दी, और टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट रहता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर कन्वेक्शन करती है। इसका आंसर आप लोगों को दे देते हैं, ये हमारे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, जो मैंने सबको समझाया वो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Discuss the role of convection in maintaining coastal climates with a focus on land and sea breezes. How does this phenomenon help moderate temperature fluctuation between land and sea? वो कन्वेक्शन की बात दोबारा करें। कन्वेक्शन मैंने पहले बता दिया कि ये मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, और इसके अंदर लेस डेंस और हाई डेंसिटी वाली जो आप लोगों के पास एक फ्लक्चुएशन हुई थी इन द एयर या इन द वाटर, कि एक तरफ हाई डेंसिटी वाला था, एक तरफ लो डेंसिटी वाला, वो ज़रूरी है ताकि एक साइकिल बन सके। तो वह कह रहे हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को किस तरह प्रिवेंट किया जाता है ऑन कोस्टल एरियाज़, और इसके ऊपर हम लोगों ने लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस की बात करनी है। तो अगर हम लोग लैंड ब्रीजेस की बात करें तो चूँकि दिन के अंदर लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर वाली एयर भी जल्दी गर्म हो जाती है, और वो लेस डेंस हो जाती है, वो जो है वो सी की तरफ जल्दी से मूव करती है, और सी की कोल्ड एयर लैंड की तरफ मूव करती है। तो इस तरह सी की तरफ एक ब्रीज चलती है, इसे हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं इन डे टाइम, और इसकी वजह से टेम्परेचर किस तरह मॉडरेट रहता है कि जो लैंड है उसकी तरफ कोल्ड एयर भी आ जाती है तो मॉडरेट हो जाता है, और जो सी है उसकी तरफ हॉट एयर भी चली जाती है। इसी तरह अगर सी ब्रीजेस की बात करें तो वो एट नाइट टाइम होता है, यानी नाइट टाइम आप लोगों के पास जो आप लोगों की लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लैंड के ऊपर जो एयर है वो कोल्ड हो जाती है, और उसकी निस्बत आप लोगों के पास सी है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो वो दिन की गर्म हुई होती है, तो वो इस वक्त सी भी अभी गर्म है और उसके ऊपर की एयर भी गर्म है। तो एक आप लोगों की ब्रीज जो है वो सी की तरफ से चलती है लैंड की तरफ,
तो इस तरह फिर जो आप लोगों का टेम्परेचर फिर से मॉडरेट हो जाता है, और यही वजह है कि आप लोगों के कोस्टल क्लाइमेट्स, कोस्टल एरियाज पे आप लोगों का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होने से बच जाता है। बहुत जल्दी गर्म नहीं होता एक्सट्रीम, बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता एक्सट्रीम। इसके अंदर आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बहुत ध्यान रखना है। ये बात ज़रूर बतानी है कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। दिस इज़ द रीज़न कि इस तरह आप लोगों के पास कन्वेक्शन होती है और टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने से बच जाता है। और जैसे आप लोगों को हेडिंग्स बना के आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बेस्ट तरीका है पेपर में अपीयर होने का, ठीक है। उसके बाद अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास ये वाला एसएलओ है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस इन मेंटेनिंग मॉडरेट कोस्टल क्लाइमेट। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें। एक ही एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन फैक्टर ड्राइविंग द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। तो सी ब्रीज क्यों आती है ड्यूरिंग द डे, तो हमें पता है कि हम लोग इसका जवाब देंगे ये वाला, ठीक है। अनइक्वल कह दिया उन्होंने, स्पेसिफिक हीट वाला ऑप्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन चलो में यही वाला ठीक है, ठीक है। अभी उन्होंने नाइट की बात नहीं की, तो इसके अंदर नाइट की बात होती है, वरना उनकी बात ही ठीक है कि लैंड नाइट का कूल डाउन हो जाती है। बट अभी उन्होंने हमसे पूछा कि सी ब्रीज क्यों आती है ड्यूरिंग द डे, तो इसका आंसर यही वाला, ठीक है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को देखो तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस कंट्रीब्यूट टू मॉडरेट टेम्परेचर्स अलोंग कोस्ट लाइन्स। तो अभी जो हम लोग इससे पिछले एसएलओ पढ़ के आए वो भी इसी से रिलेटेड था। अब मैं दोबारा सारी डिटेल नहीं बताऊंगी, मैंने से पिछले एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में इसको बहुत डिटेल से बता दिया। आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करते जाते हैं, कोई नई बात आती है तो आपको समझाते हैं। इससे पहले शायद मैंने कहीं ये कह दिया है कि जो आप लोगों के पास सी ब्रीजेस होती हैं वो नाइट में चलती हैं और लैंड ब्रीजेस डे में चलती हैं, तो ये इसके ऑपोजिट था, बस इतनी सी बात थी। बाकी ये आप लोगों ने याद रखना है कि ठंडी जहाँ पे एयर होगी उधर से ब्रीज चलती है दूसरी तरफ। ये मुझसे कहीं गलती हुई है पीछे, आई थिंक पिछले एपिसोड में, तो उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्लस ये जो दोनों मैंने पिक्चर्स आप लोगों को दी हैं इनको सिंप्लीफाई करके पेपर में ज़रूर बनाना है, ये अच्छी इमेजेस हैं। अच्छा, अभी हम लोग आंसर किसका करने लगे थे आप लोगों को, पहले शॉर्ट क्वेश्चन का, तो उसका आंसर करते हैं। ये आप लोगों के पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी बिटवीन लैंड एंड वाटर अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। तो चूंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वाटर की ज़्यादा है, तो लैंड जल्दी ठंडा होता है, यानी डे में जल्दी गर्म होता है और नाइट में जल्दी ठंडा होता है। और अगर वाटर आप लोगों का डे में गर्म हो गया बहुत देर लगा के, तो वो नाइट में बहुत देर लगा के ठंडा होगा। तो इसका ये मतलब है कि जब आप लोगों की लैंड डे के वक्त गर्म होती है तो उस वक्त आपका जो सी होता है वो ठंडा होता है नाइट की वजह से, क्योंकि वो उसने देर लगा के वो ठंडा हुआ होता है। तो अब वो ठंडा है तो आप लोगों के पास एक सी ब्रीज चलती है इन द डे टाइम, और सी की तरफ से आप लोगों की लैंड की तरफ एक ब्रीज चलती है। और इन द नाइट टाइम आप लोगों की जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो गई, क्योंकि सूरज तो है नहीं, और आप लोगों का जो ओशन है या सी है जो वो इतनी देर लगा के अब गर्म हुआ था दिन में, तो अब वो गर्म है। तो अब एक आप लोगों के पास लैंड ब्रीज चलेगी फ्रॉम द लैंड टू द सी। तो यही आप लोगों का रोल है स्पेसिफिक हीट का दोनों ब्रीजेस चलाने में, कि एक तरफ गर्मी हो जाती है, एक तरफ हॉट एयर हो जाती है, एक तरफ कोल्ड एयर हो जाती है, और कोल्ड एयर से हॉट एयर की तरफ एक ब्रीज चलती है। तो ये इसका आंसर, इस आंसर के अंदर भी यही बताया गया कि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा कम होने की वजह से टेम्परेचर के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मिसमैच होने की वजह से ही आप लोगों के पास ब्रीजेस बनती हैं। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपसे कहता है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन मेंटेनिंग मॉडरेट कोस्टल क्लाइमेट्स। हाउ डू दीज ब्रीजेस इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स एंड लोकल टेम्परेचर्स। मुझे बिल्कुल भी अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे एक सवाल इतनी बार करेंगे कि आपके ख्वाबों में सवाल आएगा, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। अच्छा, एक छोटी सी जो नई बात पढ़नी है वो ये कि वेदर पैटर्न, जो लोकल टेम्परेचर के वेदर पैटर्न्स होते हैं आप लोगों के, वो किस तरह इफेक्ट होते हैं कोस्टल आप लोगों के पास ये जो सी ब्रिजेज हैं और लैंड ब्रिजेज हैं, इनकी वजह से ये जो वेदर पैटर्न्स हैं ऑफ द लोकल एरिया वो किस तरह इफेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप लोगों के पास विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और आप लोगों के पास जो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन है, यानी बारिश हो सकती है, क्लाउड्स एकदम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये यानी जो आप लोगों की सी ब्रीजेज हैं और लैंड ब्रीजेज हैं, क्योंकि ठंडी होती हैं, ये एकदम फ्लक्चुएशंस कर सकती हैं इन योर करंट, यानी जो आप लोगों का लोकल वेदर पैटर्न है ये उसे इन्फ्लुएंस करती हैं। फ्लक्चुएट नहीं कहेंगे, फ्लक्चुएट का मतलब है वो जल्दी से चेंज करना, इन्फ्लुएंस का मतलब है उस पर असरअंदाज होना, यानी ये वेदर पैटर्न्स पर असरअंदाज होती हैं, उसको ठंडा करती हैं, जब उन्होंने करना उसे मॉडरेट करती हैं। तो ये सारी बात थी, इसका आंसर देती हूँ। तो इसके आंसर में सबसे पहले आप लोग सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीजेस को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने बताना है कि किस तरह कोस्टल क्लाइमेट्स को मॉडरेट करती है, ये बता दिया आप लोगों ने कि इनका रोल क्या होता है मॉडरेट करने में कोस्टल क्लाइमेट को, और आखिर में आप लोगों ने बताना है कि किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं लोकल वेदर पैटर्न्स को।
ये आप लोग सारा आंसर एक बार अब पढ़ लें ताकि ये वाला एसएलओ आप लोगों के पास लॉक हो जाए, और इसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट एसएलओ। अगला एसएलओ ये है कि एक्सप्लेन कन्वेक्शन इन सी वाटर टू सपोर्ट मैरीन लाइफ, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन और एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एमसीक्यू हमसे पूछ रहे हैं विच फैक्टर मस्ट इन्फ्लुएंस कन्वेक्शन करंट्स इन सी वाटर, द स्पीड ऑफ ओशन करंट, द डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, द विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस, द मूवमेंट ऑफ फिश इन द ओशन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है। इसके अंदर आप लोगों से उन्होंने पूछा कन्वेक्शन करंट इन सी वाटर। यहाँ पे आप लोगों से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। आप लोगों से कन्वेक्शन करंट इन सी वाटर पूछा गया कि कोल्ड वाटर किस तरह सिंक करता है और हॉट वाटर किस तरह आप लोगों के पास ऊपर आता है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास ओशन करंट की स्पीड नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों के पास ये है, द डिफरेंसेस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। मैं इसका आंसर बताती हूँ क्यों ये है। और विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस नहीं हो सकता, और फिश की मूवमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो सैलिनिटी का मतलब क्या है, कितनी सॉल्ट आपके वाटर के अंदर, जितनी ज्यादा सॉल्ट होगी उतना ज्यादा आपका वाटर डेंस होगा, और जितनी कम सॉल्ट होगी उतना कम डेंस होगा। कम डेंस जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आता है, और जो ज्यादा डेंस वाटर होता है वो नीचे की तरफ सिंक कर जाता है। तो इसका यही सिंपली आंसर है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि हाउ डू कन्वेक्शन करंट इन सी वाटर हेल्प डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन बेनिफिटिंग मैरीन लाइफ। तो कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं कि आप लोगों के पास जो डेंस वाटर होता है वो सिंक कर जाता है, और जो आप लोगों के पास वार्म वाटर होता है, आप लोगों के पास हॉट वाटर होता है, वो ऊपर आ जाता है, जो लेस डेंस वाटर होता है, ठीक है। और इससे आप लोगों को फायदा क्या होता है कि जो आप लोगों को देखो नीचे आप लोगों के पास जैसे आप लोगों के पास पोल्स है, वहां पे ठंड पड़ती है। जो आप लोगों के पास ऊपर वाला सरफेस वाटर होता है वो ज्यादा कोल्ड हो जाता है, ठीक है, वो ज्यादा डेंस हो जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आप लोगों की हवा के अंदर वो ऑक्सीजन डिजोल्व करता है, तो ये सिंक करता है, और नीचे जो मैरीन लाइफ है उसको जाके ऑक्सीजन देता है। अब जो नीचे वाला आप लोगों के पास थोड़ा गर्म पानी है वो ऊपर आता है, और उसके अंदर ऑर्गेनिक सारे आप लोगों के पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जिसने ऊपर आके फाइटो प्लांट को आप लोगों का जो फूड वेब का प्राइमरी आप लोगों के पास जो प्लांट्स हैं जिन्होंने पूरी मेरीन लाइफ को चलाना है, पूरी मेरीन लाइफ का फूड वेब बनाते हैं, फूड चेन की का आगाज है आप लोगों के पास ये वाले प्लांट्स, इनको वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो वार्म वाटर ऊपर आता है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस तरह कन्वेक्शन के थ्रू जो सी वाटर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों सर्कुलेट करते हैं। ये तो मैंने पोलर रीजन का बताया। अब जो आप लोगों के पास हॉट रीजन है, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि अगर कन्वेक्शन तब नहीं हो सकती अगर आप लोग हीट ऊपर से प्रोवाइड करो, क्योंकि ऊपर वाला पानी गर्म हो जाता है और वो लेस डेंस होता है, तो वो ऊपर ही रहेगा। लेस डेंस कभी भी पानी नीचे नहीं जा सकता। तो इधर होता क्या है, अब इधर विंड्स को तो पता है कि आप लोगों का जो सरफेस वाटर है वो गर्म हो गया और वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो आप लोगों की विंड्स क्या करती हैं कि विंड्स हेल्प करती हैं कन्वेक्शन के साथ, ताकि वो जो आप लोगों के पास नीचे से जो ठंडा पानी है उसको ऊपर लेके आ सके। आप लोगों के पास जो ऑर्गेनिक मैटर नीचे रह गया उसको ऊपर लेके आना है, ताकि आप लोगों के पास फूड वेब का प्राइमरी जो पार्ट है फाइटोप्लांट, उसको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को वो चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन को चाहिए। तो वो जो नीचे ठंडा पानी है उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को चाहिए, और तभी फूड वेब चलेगी जब इसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की विंड हेल्प करती है। आप लोगों की जो विंड होती है ना वो अर्थ रोटेशन के साथ साथ यहाँ हेल्प करती है। आप लोगों की विंड ऊपर वाले सरफेस जो वाटर है वो गर्म हो चुका उसको सामने से हटा देती है, उसको पुश करती है दूर की तरफ, और वहां से सामने से पानी हटता है तो नीचे वाला कोल्ड वाटर मजबूर होता है कि वो ऊपर आए, वो मजबूर होता है कि वो एक साइकिल बनाए, वो ऊपर आ जाता है। ऊपर वाला जो गर्म पानी होता है वो नीचे उतर आता है, फिर ऊपर वाला गर्म होता है, हवाएं चलती हैं उसको हटाती हैं, नीचे वाले कोल्ड एयर को मजबूर करती हैं, नीचे वाले कोल्ड वाटर को मजबूर करती हैं कि वो अब ऊपर है। इस तरह आप लोगों के जो सी वाटर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और मेरीन लाइफ इसको सपोर्ट करता है। पोलर रीजन पे भी और नॉन पोलर रीजन पे भी दोनों पे कन्वेक्शन विंड्स आपकी ये काम करवा देती हैं कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर दें। अच्छा, ये मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर दे रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, और लॉन्ग क्वेश्चन 1 का भी मैं आंसर दे रही हूँ, क्योंकि दोनों में एक ही तरह की बात पूछी जा रही है, ठीक है। और मसला ये है कि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं सब कुछ एक साथ ही जवाब दे के समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग पोलर रीजन्स की बात करेंगे, द सिंकिंग जोन, ठीक है। इसके साथ डायग्राम्स भी दूंगी, डायग्राम्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है। ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन है और इंशाल्लाह लॉन्ग में ही आएगा। तो सिंकिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इधर डाउनवर्ड पुश होती है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, और न्यूट्रिएंट डायनामिक्स भी चलती है।
इसके साथ जो आप लोगों को डायग्राम मिलेगी वो ये है, यानी जो आप लोगों ने बनानी है, मिलेगी नहीं, ये आप लोगों ने इसके साथ बनानी है कि किस तरह आइस जो है ना वो असल में आप लोगों को कोल्ड वाटर शो कर रही है, और जो कोल्ड वाटर है वो सिंक करता है और ऊपर से वार्म वाटर इधर इसकी जगह ले लेता है। ये पोलर जोन है आप लोगों का। अब जो नॉन पोलर रीजन है उधर क्या होता है, उधर वही जो विंड्स ने हेल्प करनी है, मैंने आप लोगों को पहले समझाया। ये जो विंड्स हेल्प करती हैं और ऊपर से गर्म पानी को हटाती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ अपवेलिंग लिखा है, आप लोगों ने सारे प्रोसेस को डिफाइन करना हुआ, मैं डेफिनेशन भी देती हूँ। तो ये अपवेलिंग और डाउन वेलिंग के दो मेजर मैकेनिज्म, इन दोनों को हम लोगों ने बता दिया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को डाउन वेलिंग की एक डायग्राम प्रोवाइड किया, अब अपवेलिंग की भी एक डायग्राम ले लेते हैं। तो ये आपके पास अपवेलिंग की एक डायग्राम है, और इसके बाद आप लोगों के पास ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हर बात इसके अंदर एक्सप्लेन हो गई है, और ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बस आप लोग अपवेलिंग और डाउन वेलिंग का थोड़ा थोड़ा बता दोगे 2-3 लाइनों में। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखते हैं, एंड देन अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर चेंज विद टेम्परेचर एंड सैलिनिटी टू क्रिएट कन्वेक्शन करंट्स। सबको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, आप लोगों का जो एक्सपेंशन होती है उसके रिजल्ट में डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है डेंसिटी कम होती है, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह जिस वाटर की सैलिनिटी ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों मैं चीज़ें यहाँ पे लिख दूँगी, डेंसिटी is directly proportional to temperature and density, sorry, it is inversely proportional to temperature and density is directly proportional to salinity. जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों के पास डेंसिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे सैलिनिटी ज़्यादा होगी वैसे वैसे डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसका यूँ आप लोग आंसर इस तरह पेपर के अंदर लिखोगे और ऊपर ये दोनों इक्वेशंस लिख दो तो अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलते हैं। ये वाला जो एसएलओ अगला है कि इसका एमसीक्यू हमसे कहता है, हाउ डू बर्ड्स स्टे एयरबोर्न without flapping their wings, using thermal currents, using wind speed, using flapping power by creating lift with their wings। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि थर्मल करंट्स क्या होते हैं और उनके अंदर चढ़ के किस तरह परिंदे विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स फ्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि व्हाट वर थर्मल करंट्स। थर्मल करंट्स आप लोगों की उठती हुई विंड थी जो खुद ब खुद उठ रही थी, क्योंकि वो वार्म थी, वो लेस डेंस थी, वो खुद ब खुद उठ रही थी। तो जो बर्ड्स होते हैं उनके पास इतनी सेंस होती है कि वो इन थर्मल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपनी एनर्जी बचाने के लिए वो इन थर्मल्स पर राइड लेते हैं, और वो थर्मल्स पे सवार हो जाते हैं, फिर वो खुद ब खुद विंड के साथ साथ ऊपर उठ जाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका। इसका आंसर रिटर्न में देते हैं, आप पढ़ लें। ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ग्लाइडर्स यूटिलाइज थर्मल करंट्स टू गेन एल्टीट्यूड विदाउट एन इंजन। वही सवाल जो पहले, ग्लाइडर्स बस आप लोग जो खुद पर बना कर उड़ते हो, यानी इंसान जो ग्लाइड करते हैं, ये वो बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप किस तरह थर्मल करंट को यूज़ करके ऊपर जाते जाते हो इंजन के बगैर। वही बात इस तरह बर्ड्स करते हैं कि थर्मल करंट्स के ऊपर हम सवारी ले लेते हैं, और थर्मल करंट्स क्योंकि हवा का खुद उड़ता हुआ एक आप लोग कह सकते हो कॉलम है, तो क्योंकि हवा लेस डेंस है वो उठ रही है, तो आप लोग भी साथ ही उठना शुरू हो जाते हो, और आप लोग थोड़े से टिल्ट होते हो ताकि आप लोग सर्कल्स में घूमो। असल में तो हवा ऊपर सीधी जा रही है ना, आप थोड़ा सा टिल्ट होते हो ताकि आप सर्कुलर मोशंस में घूमो और इजीली आप ऊपर उठते जाओ। तो ये जो पायलट्स होते हैं, जो ग्लाइडर्स होते हैं, ये भी ट्रेंड होते हैं उन थर्मल्स को आइडेंटिफाई करने में। किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कौन सा जो एरिया है ऑफ द लैंड वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, कौन सा उसके ऊपर ही कॉलम होगा ना जो जल्दी गर्म हो जाता है, एरिया ऑफ द लैंड, और जो जल्दी गर्म नहीं होता उसके ऊपर कॉलम नहीं होगा। तो ये दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अपने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो यहाँ पे आप लोगों के पास ERQ नहीं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आप लोगों से कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ थर्मल करंट्स इन फ्लाइट। हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हाउ डू दे प्रोवाइड लिफ्ट फॉर बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड हाउ डज दिस रिड्यूस देयर नीड टू फ्लैप विंग्स और यूज इंजन्स। यानी ये सारी बातें मैं आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ और MCQ में समझा चुकी हूँ। इसका लॉन्ग क्वेश्चन देती हूँ और ऊपर से गुजर के फिर अगले SLO की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ और करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को देखो। यहाँ से जो ये दोनों लैंड के पीसेस हैं ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, इससे भी गर्म हवा ऊपर आ रही है, तो ये 3 इस तरह के कॉलम्स हैं
तीन थर्मल करंट्स हैं जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप लोगों का ये ग्लाइडर है, ये यूं यूं सर्कुलर मूवमेंट्स में ऊपर आएगा, या आपका बर्ड है, और अब ये चाहता है कि ये उस तरफ जाए, तो ये थर्मल से निकल आया, और चूंकि यहाँ से कोल्ड एयर नीचे आ रही है तो ये यूं नीचे आने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है, और एकदम ये दूसरे थर्मल के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा और ऊपर जाता है, फिर ये नीचे गिरने लग जाता है, अगले थर्मल के ऊपर चढ़ जाता है। तो आप लोगों का कोई भी चील है, कोई भी ग्लाइडर है, चील बहुत ज़्यादा यूँ करता है कि वो सर्कुलर मूवमेंट मोशंस में घूम रहा है, एकदम वो अपने पर सीधे करता है, नीचे की तरफ आना शुरू होता है, फिर से सर्कुलर मूवमेंट्स में घूमने लग जाता है। तो ये असल में वो डाउन ड्राफ्ट करता है और ये वो अप ड्राफ्ट करता है। तो इस तरह वो अपनी एनर्जी सेव करता है चील, जब जब उसने सेम डायरेक्शन में जाना है ऑफ एयर, और जैसे ही उसने एयर के मुखालिफ सिमत में जाना है, फिर वो अपने पर फड़फड़ाने लग जाता है, अपनी एनर्जी वो एयर के मुखालिफ सिमत में जाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे बर्ड्स और ग्लाइडर्स दोनों के बारे में हम लोग कम थोड़ी थोड़ी सी बातें कर देते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और हम लोग अपने अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। तो दिस इज़ आवर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन, और ये आपकी डायग्राम। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये आपने ज़रूर बनानी है। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास अगला है एसएलओ, इसके अंदर जो हमारा एमसीक्यू है वो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल रेडिएशन, द हीट यू फील व्हेन स्टैंडिंग नियर अ फायर, द वार्मथ ऑफ द स्टोव हीटिंग अ पैन। तो स्टोव जब पैन को हीट करता है तो दैट इज कंडक्शन, द हीटिंग ऑफ एयर बाय अ फैन ये कन्वेक्शन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट कप टू योर हैंड ये कंडक्शन है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है, द हीट यू फील व्हेन स्टैंडिंग नियर अ फायर। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, why radiation does not require a medium for thermal energy transfer, provide an example where this is observed in our daily life। तो क्यों नहीं चाहिए होता इसको मीडियम, बिकॉज रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पार्टिकल की मूवमेंट दरकार नहीं होती, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती हैं, ये दोनों मूव करके डायरेक्शन बनाती हैं ऑफ द वेव, और ये दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करके आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तश्कील देती हैं। और इसकी अगर हम लोग एक डेली लाइफ एग्जांपल भी बता दें, दैट इज़ द सन रेज कमिंग टू द अर्थ, बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, बट वहाँ से आप लोगों की रेडिएशंस गुजर जाती हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इधर आप सबसे पहले बताओगे कि वाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर आप लोग इसकी एक एग्जांपल दो तो मैं इसकी एग्जांपल वही प्रेफर करती हूँ, सन रेज कमिंग टू द अर्थ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फिर वही है कि सन की हीट किस तरह अर्थ तक पहुंचती है, और इससे वैक्यूम होने के बावजूद ये वेव्स की शक्ल में किस तरह हम तक पहुंच जाती है। तो इसका आंसर फिर हम लोग वही देंगे कि जो आप लोगों के पास सन है वो हाई एनर्जी थर्मल रेडिएशंस बनाता है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये, और ये स्पेस से स्पीड ऑफ लाइट पे आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, थर्मल एनर्जी में वापस बनती हैं, और ये प्लैनेट को वार्म अप कर देती हैं, ठीक है, इमिट होती हैं वापस थर्मल एनर्जी की ही फॉर्म में। और ये वैक्यूम से क्यों गुजर जाती हैं, क्योंकि जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, वो उधर उससे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल्स हैं या फिर नहीं है, पार्टिकल्स हो ना हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट नीड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों ही इसको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। किस तरह अर्थ तक पहुंचती है, क्योंकि हाई थर्मल एनर्जी वाली रेडिएशन होती हैं इंफ्रारेड फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इनको किसी पार्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन एंड हाउ डू टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया अफेक्ट रेडिएशन एमिशन, गिव डेली लाइफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का यहाँ मतलब क्या है। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, यानी एब्सोल्यूट 0 से ऊपर है, यानी उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो वो रेडिएशंस जनरेट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, या आप लोग कह सकते हो हीट रेडिएशंस इमिट करती है हर वक्त, क्योंकि ये वाइब्रेशंस ये रेडिएशंस बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और ये जब दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट करती हैं या तो एब्जॉर्ब होती हैं, या फिर ये रिफ्लेक्ट होती हैं, या फिर एब्जॉर्ब और इमिट हो जाती हैं, ठीक है, उस तरह।
ये चलता है ये सब कुछ। तो ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बाय रेडिएशन का है, ये मतलब प्रोसेस यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे होगा वो हर वक्त रेडिएशन इमिट कर रहा है, जो कोई और ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब टेम्परेचर और सरफेस एरिया रेडिएशन को किस तरह इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगी, हॉटर ऑब्जेक्ट ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा चूँकि जो रेडिएशन के एमिशन है वो टोटली एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से रेडिएशंस बनते हैं, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज़्यादा रेडिएशंस बनेंगी। तो टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डेली लाइफ से एग्जांपल लेनी है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से आप लोगों की एमिशन ज़्यादा हो, इसके आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं एक इनकैंडिसेंट बल्ब। जो पुराने ज़मानों के बल्ब होते थे जिसके अंदर बर्नर जो होता था वो हीट प्रोवाइड करता था, उसकी वजह से ज़्यादा लाइट आप लोगों को मिलती थी, ठीक है। और जब आप लोग उसको बंद करते थे या बहुत आहिस्ता चलाते थे, बहुत उसको लो पे सेट कर देते थे, तो फिर उसके अंदर से आप लोगों के पास उसका टेम्परेचर क्योंकि कम हो जाता था, उसके अंदर से बहुत कम लाइट, बहुत कम रेडिएशंस आपको मिलती थी। सरफेस एरिया की अगर बात करें कि सरफेस एरिया का अगर हम लोग कोई डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो आप लोग ओल्ड फैशन रेडिएटर्स को देखो। रेडिएटर्स मैंने आप लोगों को बताया जिन्होंने आप लोगों के रूम को वो करना होता है, गर्म करना होता है। इसके अंदर बहुत सारे रिजेस बनी होती हैं, एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ आयरन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा सरफेस और एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन होंगे और उतना ईजिली आप लोगों का जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करती हूँ। सबसे पहले आप लोग लिखोगे द प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या हो रहा है। तो इधर आप लोग लिखोगे कि प्रोसेस क्या हो रहा है। उसके बाद आप लोग दोनों फैक्टर्स बताओ और उनकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स भी ले लो। ठीक है, तो यूँ हमारा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन से किस तरह डिफरेंट है, और हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देनी है। तो इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। फीचर हम लोग कौन कौन से रखेंगे कि कौन कौन सा मीडियम चाहिए होता है और कौन को क्या क्या इनके मैकेनिज्म्स हैं, इनके बेस पे इन तीनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबको अच्छी तरह पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है और रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए। कंडक्शन पार्टिकल टू पार्टिकल होती है, कन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है और रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तीनों की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देते हैं। ये हमारे पास तीनों के एग्जांपल्स हैं। कंडक्शन के हमारे पास एग्जांपल है मेटल के कुकिंग पैन, ये सबको पता है। कन्वेक्शन के एग्जांपल हॉट एयर बलून्स, ये मैंने आप लोगों को पहले एक बार पढ़ाना था, एक जो हमारा ऐसा था कन्वेक्शन का उसके अंदर, बट मैंने नहीं पढ़ाया था। यहाँ मैं इसकी डिटेल से आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ हॉट एयर बलून्स कन्वेक्शन के आप मेथड के ऊपर चलते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों के पास एक बड़ा सा बलून होता है, ठीक है, हॉट एयर बलून के अंदर, और ये जो बड़ा सा बलून इसके नीचे लगी होती है आप लोगों के पास आग, यहाँ पे आप लोग बैठते हो, ठीक है। इधर आप लोग आग लगाते हो, ये सारा बलून होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इस बलून के अंदर चूंकि हवा भरी हुई है, ठीक है, ये हवा यहाँ से गर्म हो जाती है, ठीक है, और गर्म होकर एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड होकर ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है, और फिर ये सारी एक्सपैंड हुई हुई हवा इस सारे बलून को फुला देती है और ये ऊपर उड़ने लग जाता है। जब आप लोगों ने वापस नीचे उतरना होता है, आप लोग इस आग को बुझाते हो, ये अंदर वाली हवा कूल डाउन होती है और वो सारी कूल डाउन होने की वजह से ये बलून फूलना बंद होता है क्योंकि एक्सपेंशन थोड़ी कम होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता करके हॉट एयर बलून नीचे आ जाता है। बर्नर हीट्स द एयर इनसाइड द बलून, द हीटेड एयर एक्सपैंड्स, बिकम लेस डेंस देन द सराउंडिंग कूल एयर एंड राइजेस लिफ्टिंग द बलून अपवर्ड। यानी अंदर से एक्सपेंशन हो रही है और बाहर से कूल एयर है तो उसकी वजह से बलून लिफ्ट अप हो जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कन्वेक्शन का, हॉट एयर बलून्स का हम लोगों ने पढ़ लिया। और रेडिएशन के अंदर उन्होंने सोलर वाटर हीटर्स दिए हैं, जो मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, रेडिएशन जो एमिट करते हैं और वो हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा ERQ यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हो गया। अगले SLO की तरफ चलते हैं। ये वाला SLO है, हम लोग इसके MCQs की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ थर्मल रेडिएशन विच फैक्टर प्राइमरीली इफेक्ट्स द रेट ऑफ एमिशन, द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द मटेरियल्स डेंसिटी, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो टेम्परेचर, सरफेस एरिया, मटेरियल डेंसिटी और कलर, उन्होंने 4 फैक्टर्स दिए और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्राइमरीली इफेक्ट करता है रेट ऑफ एमिशन को। तो ये आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्राइमरी इफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो आप लोगों के पास टेम्परेचर है। क्यों? यहाँ एक छोटा सा लॉ आप लोगों ने याद रखना है फिजिक्स का, जिसके अंदर ये हम लोग कहते हैं कि जो थर्मल रेडिएशन या इमिशन होती है, मैं ई से जाहिर करूँगी। अच्छा, इसे ई से भी, हाँ, इसे ई से ही जाहिर करते हैं। इसके बाद जो टेम्परेचर होता है ना, उसकी 4th पावर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये थोड़ा सा बड़ा तो ये 4 टाइम्स नहीं, 4 की पावर के साथ बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, बाकी सब कुछ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो क्या है? टेम्परेचर। उन्होंने बोला है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में कि एक लार्ज सरफेस एरिया से किस तरह ज़्यादा इमिशन होगी, इसकी एक एवरीडे एग्जांपल भी प्रोवाइड करो। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एवरीडे एग्जांपल प्रोवाइड करके आई हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के पास जो रेडिएटर्स होते हैं उनके अंदर किस तरह आप लोगों के पास बहुत सारे वो बने होते हैं, एक आयरन के पीस के बजाय बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास पाइप से बने होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और हीट ज़्यादा प्रोवाइड हो। यहाँ पे हम लोग हॉट टी की एग्जांपल लेंगे, हॉट टी की एवरीडे एग्जांपल लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो, क्योंकि सरफेस फिनोमेना है आप लोगों के पास रेडिएशन, तो ज़्यादा पाथवेज होते हैं, ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स होते हैं और इजीली ज़्यादा सारी रेज बाहर निकल आती हैं, तो रेडिएशन आसान होती है इन लार्जर सरफेस एरियाज। ठीक है, तो ये इसका आप लोगों के पास आंसर है आपके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया आप लोग देखेंगे, व्हेन यू पोर हॉट टी फ्रॉम अ नैरो कप इनटू अ वाइड, यानी आप एक छोटे कप से बड़े कप में डालते हैं, ठीक है, इट कूल्स डाउन मच फास्टर। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट या रेडिएशन ज़्यादा जल्दी जल्दी एस्केप कर रही होती हैं, तो वो जल्दी कूल डाउन होता है। ये वैसे इवेपोरेशन का भी प्रोसेस है यहाँ पे, बट हम लोग अभी यहाँ पे रेडिएशन पढ़े। आप लोग यहाँ पे रेडिएटर की भी एग्जांपल दे सकते हो। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल चेंज किया क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ के आए। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2। अगले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में भी टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों फैक्टर्स हैं इमिशन ऑफ रेडिएशन के, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग आखिर में जाके ये वाली बस इक्वेशन याद करेंगे, ठीक है, तीनों में एक ही बातें करनी है। ये इक्वेशन है हमारे पास स्टेफन बोल्ट्जमान इक्वेशन। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो आप लोगों के पास इमिशन होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आगे कांस्टेंट है, एंड देन ये एरिया, सरफेस एरिया और टेम्परेचर की 4 पावर के इक्वल होती है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया था। तो इसके अंदर यही बातें हम लोगों ने करनी है। अगले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करना, तीनों के अंदर एक ही बातें हैं हम लोग, बस अब अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। अच्छा, याद रखना कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिशन एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिशन, प्लस ये भी बात याद रखना कि टेम्परेचर की 4 पावर इमिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगला एसएलओ हमारा ये है, इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हाउ डज स्ट्रक्चर अफेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्शन? स्मूथ सर्फेसिस रिफ्लेक्ट मोर देन रफ सर्फेसिस, ठीक बात है। रफ सर्फेसिस रिफ्लेक्ट मोर देन स्मूथ सर्फेसिस, गलत। टेक्सचर हैज़ नो इफेक्ट, गलत। बोथ रिफ्लेक्ट द सेम अमाउंट, गलत। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो ये है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि व्हाई डू ब्लैक मेटल सर्फेसिस यानी रफ सर्फेसिस इमिट मोर इंफ्रारेड रेडिएशन देन वाइट स्मूथ सर्फेसिस? तो ब्लैक जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट ऑल द लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, यानी इसके अंदर 7 कलर सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये हमें ब्लैक नजर आ रही है, बिकॉज ब्लैक इज नॉट अ कलर। ब्लैक का मतलब है नो कलर, तो इसका मतलब है कि सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए। तो फिजिक्स आप लोगों को बता देती है कि जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बर होता है सबसे ज़्यादा इमिटर भी होता है। तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक सर्फेसिस होंगे वो ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेंगी देन वाइट सर्फेसिस, बिकॉज वाइट सर्फेसिस जो हैं वो सारी रिफ्लेक्ट कर रही हैं आप लोगों के सारे कलर्स ऑलमोस्ट। और एक जो मेटल सरफेस होती है या फिर जो रफ सरफेस होती है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक बम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास रिफ्लेक्शन स्मूथ नहीं हो पाती है उस तरह जिस तरह स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है। तो वो इमिट ज़्यादा करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। जो इंफ्रारेड रेडिएशन को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा वो इमिट करेगा। तो इन दोनों का हम लोगों ने फ़र्क समझ लिया। इसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, उसे पढ़ लें। ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है हाउ डज अ शाइनी मेटालिक सरफेस अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन? तो उसके अंदर भी यही बात है कि जो एक शाइनी सरफेस होती है वो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को जो एब्जॉर्प्शन है वो उसको कम से कम करती है और रिफ्लेक्शन को वो ज़्यादा से ज़्यादा करती है, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन क्यों कम करती है? बिकॉज इसके अंदर रिफ्लेक्शन स्मूथ और आसान होती है। तो वो पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं और ग्रेट रिफ्लेक्टर्स होते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों के पास ये है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहता है कि डिस्क्राइब हाउ सरफेस कलर एंड टेक्सचर इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। यानी वही बात कि कलर या ब्लैक या शाइनी या फिर स्मूथ जो कलर है और टेक्सचर कि वो शाइनी है, वो आप लोगों के पास रफ है, स्मूथ है, ठीक है, ये आप लोगों के पास टेक्सचर हो जाता है। और सरफेस कलर आप लोगों के पास ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन जो मर्जी आप लोग कर लो। तो इससे एफिशिएंसी ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन किस तरह ज़्यादा होती है और इमिशन किस तरह ज़्यादा होती है। हाउ वुड दीज प्रॉपर्टीज इम्पैक्ट द डिज़ाइन ऑफ मटेरियल्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। अब इसके पहले पार्ट का तो वही आंसर होगा जो पहले से कि कलर और टेक्सचर किस तरह इफेक्ट करता है। ये इसका पहला पार्ट है ना हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का, तो इसका तो वही आंसर होगा। जो बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी को सेव करने के लिए डिज़ाइन होते हैं वो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, मैंने इनको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। जो सेकंड पार्ट है हमसे कह रहा है कि आप किस तरह के आप लोग बिल्डिंग्स बनाओगे ताकि आप लोग एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सको। तो इसके अंदर हम लोग हॉट क्लाइमेट्स की और कोल्ड क्लाइमेट्स की बिल्डिंग को अलग अलग करते हैं। हॉट क्लाइमेट्स की जो बिल्डिंग है उनकी रूफ्स शाइनी बनाई जाती हैं ताकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, एब्जॉर्प्शन कम हो और ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब ना करे आपकी ये बिल्डिंग। और कोल्ड क्लाइमेट्स में ये जो आप लोगों की रूफ्स होती हैं ये ज़्यादा डार्क कलर की बनाई जाती हैं, रफ़ बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो और आप लोगों का जो इंटीरियर है उसको वार्मथ मिल सके। इसी तरह जो हॉट क्लाइमेट्स हैं उसमें डबल गेजिंग होती है विंडो की ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी ना आ सके। इसी तरह हट्स बनाए जाते हैं, इनके अंदर आप लोगों के पास यूँ ऊपर एक छत होती है और ये एक छत होती है, बीच में स्टिल लेयर होती है ताकि आप लोगों के पास गर्मी कम से कम ऊपर से पहुंच सके। इस तरह सारी प्रोटेक्शन की जाती है इन बिल्डिंग्स में ताकि आप लोगों की ये बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट हो। तो इसी तरह पार्ट बी का भी रिटर्न आंसर आप लोगों के पास ये है, ठीक है। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। अगला एसएलओ हमसे कह रहा है कि जस्टिफाई एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स of infrared radiation. Which of the following materials is most likely to be a good absorber in infrared radiation? जो इतना ज़्यादा एब्जॉर्बर होता है उतना ज़्यादा इमिटर होता है, याद रखना है। पॉलिश मेटल से रिफ्लेक्शन होती है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास से भी गुजर जाती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। शाइनी वाइट सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगी। तो इसका आंसर आप लोगों के पास ब्लैक मैटे सरफेस है, ठीक है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो पहला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ सरफेस कलर इफेक्ट्स द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी वही सवाल दोबारा से दोहराते जा रहे हैं, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, जस्ट आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करती हूँ। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं व्हाई आर डार्क रफ सरफेस इज बेटर एट बोथ एब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन देन अ शाइनी स्मूथ सरफेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों ने लाइट सरफेसेस वाला भी पार्ट ऐड करना था, या मैं पार्ट ऐड करना भूल गई थी। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो सिर्फ ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ ये वाला जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसके अंदर आपने दोनों कलर्स को बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बस ये पूछेंगे डार्क रफ सरफेस क्यों बेटर है, तो आपने इसके अंदर लिखना है कि एमिसिविटी भी इसके अंदर ज़्यादा है और अब्जॉर्बेंसी भी इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये फिर रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और इमिट भी ये ज़्यादा करता है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिशन of different materials. Identify the factors to control and predict the result based on the material's properties. तो एक एक्सपेरिमेंट जो मैं आप लोगों को सेपरेट एसएलओस के अंदर भी पढ़ा के आई हूँ कि आप लोगों ने क्यूब लेना है और उसकी जो साइडों वाली 4 साइड्स हैं क्यूब की, उनको आप लोगों ने डिफरेंट टेक्सचर्स का रखना है और डिफरेंट कलर्स का रखना है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहले को आप लोगों ने रखना है डेल मैट ब्लैक, यानी वो ब्लैक होना चाहिए और रफ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाते हैं, या मैं आप लोगों को बाद में लिख के प्रोवाइड करती हूँ। तो हम लोग दूसरी जो हम लोगों ने साइड रखते हैं वो शाइनी ब्लैक है। तीसरी जो है वो मैटे वाइट है, यानी वाइट या ग्रे कलर को आप लोग लें और उसे रफ आप लोगों ने रखना है। एंड जो चौथी साइड है वो शाइनी सिल्वर,
यानी आप लोगों ने डिफरेंट चार साइड्स रखनी है। अब आप लोगों ने इसके अंदर बॉइलिंग वाटर पॉर करना है एंड देन आप लोगों ने इसके ऊपर से लिड लगा देनी है। आप लोगों ने 1-2 मिनट के लिए वेट करना है ताकि इक्वली सारा जो आप लोगों का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाए हर तरफ। फिर आप लोगों ने एक थर्मोमीटर सेट करना है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, और उससे आप लोगों ने मेजरमेंट लेनी है हर सरफेस की डिफरेंटली। तो आप लोगों को पता चलेगा, कंक्लूजन आप लोग ये ड्रॉ करोगे कि जो मैटे ब्लैक है उससे सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन हो रही है, जो मैटे वाइट है डार्क शाइनी सरफेस है उससे कम, और शाइनी सिल्वर में सबसे कम इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट हो रही है। तो आप लोगों के पास सेटअप क्या है, यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल से समझते हैं। आप लोगों के पास सेटअप है कि आप लोगों ने एक ट्यूब लेना है जिसकी चारों साइड्स होंगी, एक इंफ्रारेड डिटेक्टर लेना है और बॉइलिंग वाटर लेना है, ठीक है। ये इसका भी हम लोगों ने सेटअप किया है। दूसरा इसका पोर्शन होना है वो होना है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर किस तरह इसने जाना है, कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर करेंगे, तो वो होना है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तरफ आए तो ये स्टेप वाइज जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोगों ने क्यूब को प्रिपेयर करना है, इसके अंदर हम लोगों ने बॉइलिंग वाटर डालना है और हम लोगों ने फिर इसके टेम्परेचर के सेट होने का इंतज़ार करना है। टेम्परेचर सेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि इक्विलिब्रियम थोड़ी देर में ही गेन होता है। उसके बाद देन आप लोगों को मिलने लगा, आप लोगों ने डिटेक्टर सेट करना है एंड देन चौथा इसका स्टेप ये है कि आप लोगों ने जो मेजरमेंट्स आएंगी ऑन द डिटेक्टर वो आप लोगों ने वो ऑब्जर्व करनी है। एंड देन जो पांचवा स्टेप आप लोगों के पास का है वो ये कि आप लोगों ने रोटेट करना है इसको और देन आप लोगों ने रिपीट करना है, यानी हर सरफेस को आप लोगों ने इसी तरह नापना है। इस सवाल का जवाब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब आप लोगों ने ये बताना है कौन कौन से फैक्टर्स आप लोगों ने, जो वेरिएबल्स हैं वो आप लोगों ने कंट्रोल करना है। तो जो फैक्टर्स आप लोगों ने कंट्रोल करना है वो ये लिख दिया मैंने कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, डिटेक्टर डिस्टेंस हर सरफेस से बराबर होना चाहिए, सरफेस एरिया हर सरफेस का एक जितना होना चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर यानी जो अंदर का टेम्परेचर हर सरफेस के साथ एक जितना होना चाहिए, और आप लोगों ने सनलाइट वगैरह से दूर रखना ताकि कोई बाहर से टेम्परेचर इफेक्ट ना करे उसको। और आखिर में आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के रिजल्ट्स क्या होंगे। तो रिजल्ट्स मैंने लिख दिए हैं कि हाईएस्ट टू लोएस्ट इमिशन लिखी है, सबसे ज़्यादा किस में होगी और सबसे कम किस में होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा सवाल पूरा हो जाता है, ठीक है। सारा सेटअप भी हम लोगों ने किया, सारा प्रोसीजर भी लिखा और ये वाला सवाल भी ख़त्म होता है, वाला एसएलओ भी ख़त्म होता है ना। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। जो सेकंड लास्ट एसएलओ है हमारी इस वीडियो का, जो इस हमारे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट एसएलओ है, इसके अंदर हमारे पास अगर हम लोग एमसीक्यूज़ की तरफ चलें तो एमसीक्यूज़ हैं इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 टू absorb visible light, to prevent infrared radiation from escaping, to block all types of radiation, to reflect the sun's heat। तो इसका ये आंसर है आप लोगों के पास। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करने का नाम है आप लोगों के अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। जब इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ के साथ टकराती हैं तो अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन वो इमिट करता है इनको शॉर्टर वेवलेंथ्स के अंदर, ठीक है। जब सन की रेज, आई डोंट हैव टू से इंफ्रारेड रेज, जब सन की रेज आती हैं अर्थ के पास और सारी इमिट हो जाती हैं तो अर्थ इनको शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में ये उनको बाहर वापस निकालता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये इसको यहीं पे ट्रैप कर लेती हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हीट का दूसरा नाम है, यहीं पे रहती है, रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है, और इसकी वजह से हमारे जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप रहती है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप रखती है। अब ये अगर हीट अप ना रखती तो हम कब के जम चुके होते, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका होता अगर ये कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही ना। आपको पता है ना हमारे अर्थ की अभी करंट एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर ये कभी ग्लोबल वार्मिंग होती ना तो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जम जाती। तो हम फिर जम ही गए होते तकरीबन। तो जिस तरह भी नेचर डिज़ाइन करती है आप लोगों के अर्थ को, दैट इज़ द परफेक्ट वे, ठीक है। अब ये नहीं आप लोग कह सकते ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही ना, गर्मी होती ही ना, हम लोग इजी होते तो फिर आप लोगों ने जम ही जाना था। बस जो नॉर्मल है उसे नॉर्मल रहने दें, ना उसे बढ़ाएं ना उसे घटाएं, ये रूल होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, इसका आंसर हमारे पास ये है कि प्रोसेस किस तरह होता है, हीट किस तरह ट्रैप होती है, ये हमारे पास सारा आंसर है इसका, ठीक है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है कि हीट के ट्रैप हो जाने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है।
दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जस्टिफाई व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट रेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग। तो वो हमसे पूछे हैं कि हमने हीट रेडिएशन को क्यों समझना हमारे लिए ज़रूरी है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो हीट रेडिएशन को समझना, ख़ास तौर पे ये समझना कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन किस तरह बिहेव करती है। जैसे शॉर्ट वेवलेंथ की जो आप लोगों के पास रेडिएशंस होती हैं वो इजीली एंटर हो जाती हैं आप लोगों के एटमॉस्फेयर में, और जो लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं जिस तरह इंफ्रारेड रेडिएशन, ये बहुत डिफ़िकल्टी आप लोगों के ग्रीन हाउस के ट्रैप से बाहर निकल सकती है, ग्रीन हाउस गैसेस के ट्रैप से। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो साइंसदान हैं वो फिर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतनी गैसेस के अमाउंट से इतनी आप लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैप कर पाओगे, और इसके बाद वो लॉज को यूज़ करने के साथ साथ अपनी मशीन, अपनी इंजीनियरिंग डिवाइसेस सारी बना पाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी होता है कि थर्मल बिहेवियर किस तरह का है ताकि सोल्यूशन डेवलप की जा सकें, लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके, लाइट को अब्जॉर्ब किया जा सके जहाँ ज़रूरत है उसकी, जहाँ हीट को अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है वहाँ इस तरह की डिवाइसेस रखी जाएँ जिनसे ईजिली एब्जॉर्बशन हो सके, और जहाँ पे उनको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए आसान सारी सहूलियात रखी गई हों। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हीट रेडिएशन इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ डज द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट सिस्टम्स। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस आप लोगों की गैसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हीट रेडिएशन का क्या रोल है कि इसने एक बैलेंस सिस्टम के अंदर रेडिएशन को इक्वल अमाउंट के थर्मल रेडिएशंस जो हैं उनको बाहर निकलने से वापस रोकना है। एक बैलेंस सिस्टम के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जितनी इंफ्रारेड रेडिएशंस को अंदर रोकती हैं वो आप लोगों के अर्थ को वार्म रखने के लिए, आप लोगों की लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनफ होता है। बट आप लोग ग्रीन हाउस के लेवल्स को बढ़ाएंगे तो थर्मल बैलेंस टूट जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा, आप लोगों के ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा करने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह दोगे, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जो नेचुरल थी वो आप लोगों की लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनफ थी, बट आप लोगों ने बढ़ाई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी नतीजे क्या होंगे आप लोगों के ज़्यादा कर देने के। तो मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स पढ़ाए थे कि किस तरह हरिकेन्स, फ्लड्स, ड्राउट से सब कुछ आके बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फैला देते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास सारा, ठीक है। या सबको समझ आ रहा है, और कि मैंने समझा भी दिया कि हीट रेडिएशन, बाबा एक बात की जा रही है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जितनी हीट रेडिएशन चाहिए थी उनको रख लेता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बढ़ाओगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सट्रीम वेदर पैटर्न हैं। बस इतनी सी बात है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के हमसे कहते हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ डज इट रिलेट टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी वही सवाल जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ना है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या और इसकी ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या लिंक है, यानी हम लोग ये हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यही बात पढ़ रहे हैं। तो आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट अगेन, मैं जस्ट आप लोगों को इसका आंसर दे देती हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले सवाल का यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का आंसर दिया। उसके बाद वो कहता है हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्ट हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने ये हमसे सवाल किया है, इसका हम लोग जवाब देते हैं इस तरीके से, किस तरह इम्पेक्ट ऑन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जिस तरह फॉसिल हम लोग फ्यूल्स बर्न करते हैं उनका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से। तो ये जो हम लोग सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही हैं, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। आखिरी पार्ट में हमसे सवाल करते हैं व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म होता है वो होता है राइजिंग सी लेवल्स, यानी किस तरह जो आप लोगों के सतह समुंदर है वो बढ़ जाती है और वो वर्ल्ड वाइड बढ़ती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ओशन आप लोगों के एसिडिफाई हो जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी तबाह हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग अपने लास्ट एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हमारा लास्ट एसएलओ है जिसके एमसीक्यूज की तरफ जाएं तो वो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन एन इंफ्रारेड थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आप लोगों का है रेडिएशन की। रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड जो आपकी रेज हैं वो बाहर आती हैं, तभी आप लोग मेजरमेंट ले सकते हो थ्रू इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, हाउ डू थर्मल इंसुलेशन हेल्प रिड्यूस एनर्जी लॉस इन बिल्डिंग्स एंड सिस्टम्स। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंसुलेटर है जिसको एनर्जी लॉस से बचने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़
आप लोगों की जो रुकी हुई एयर है यानी स्टिल एयर, क्योंकि वो इंसुलेटर है। अब डबल ग्लेजिंग पैन्स लगते हैं आप लोगों की विंडोज़ की जगह, उनके दरमियान में भी स्टिल एयर है। आप लोगों की 2 दीवारें हैं, उनके दरमियान में स्टिल एयर रखी जाती है। आप लोगों की जो छत है अगर वो डबल बनाई जाए तो उसके दरमियान में स्टिल एयर रखी जाती है। तो ये थर्मल इंसुलेशन में हेल्प करती है ताकि एनर्जी लॉस बिल्डिंग्स और सिस्टम्स में कम से कम हो। ये जो स्टिल एयर की इंसुलेशन है ना, ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा फॉर्म से की जा सकती है, बट घरों में, बिल्डिंग्स में, सिस्टम्स में स्टिल एयर ही यूज़ होती है। और ये कूल रखने के लिए भी यूज़ हो सकती है और हॉट रखने के लिए भी यूज़ हो सकती है, ताकि ना हीट एस्केप करे ना हीट एंटर हो। तो ये दोनों सूरतों में सही जाती है। ये आप लोग पहले का आंसर लिखोगे, बिकॉज बिल्डिंग और सिस्टम्स के अंदर यही थर्मल इंसुलेशन का कॉमन और वाइडली यूज मेथड है। दूसरा आप लोगों के पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जस्टिफाई द यूज ऑफ थर्मल इंसुलेशन इन हॉट वाटर सिस्टम्स। तो हॉट वाटर सिस्टम्स में किस तरह थर्मल इंसुलेशन होती है। तो इसके अंदर जो आप लोगों के पास पाइप्स और आप लोगों के पास जो इसके सारे स्टोरेज टैंक्स होते हैं आप लोगों के हॉट वाटर सिस्टम के, इनको इंसुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इससे आप लोगों की हीट भी एस्केप होने से बच जाती है, एनर्जी भी आप लोगों की बचती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो आप लोगों के जो दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास आपके दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड SRQ यानी दूसरा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और ये पहला वाला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ कंडक्शन इज यूज्ड इन हीटिंग किचन पैन्स एंड हाउ मटेरियल्स विद हाई एंड लो कंडक्टिविटी अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ कुकिंग। तो किस तरह के मटेरियल्स एक कुकिंग पैन के अंदर यूज़ होते हैं, क्यों ऐसे मटेरियल्स यूज़ होते हैं और कंडक्शन किस तरह होती है। तो सबको पता है कंडक्शन तब होती है जब सॉलिड के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं और वो अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ये कंडक्शन का मेथड है और ये सॉलिड्स के अंदर मेनली होता है। ठीक है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करें, दैट इज़ द मेथड ऑफ कंडक्शन। और किचन पैन्स के अंदर एक कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ होता है जिसके अंदर आप लोग खाना पकाते हो, जो जल्दी से हीटअप होता है, जो खाने को हीटअप करता है। और दूसरा इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग आप लोगों के पास मटेरियल यूज़ होता है फॉर हैंडलिंग इट। ठीक है, वुड यूज़ हो सकती है आप लोगों के पास, और भी जो भी आप लोगों के पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा वो यूज़ होता है, ताकि दोनों मिल के कुकिंग की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें। ये आप लोगों के पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि द पैन बेस हाई कंडक्टिंग मटेरियल है। द बॉटम ऑफ द पैन इज टिपिकली मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम विच हैव इनक्रेडिबली हाई थर्मल कंडक्टिविटी। किस लिए? ताकि वो जल्दी से हीटअप हो, ठीक है, और वो जो है आप लोगों का फूड जो है वो पक सके। ठीक है, और लो conducting materials, the handles. Conversely, the handles are constructed from materials with very low thermal conductivity such as plastic, wood और stainless steel loops. ठीक है, ताकि ये गर्म ना हो और इससे आप लोग उसे हैंडल इजीली कर सको। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एनालाइज हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर अप्लाइड इन द डिजाइन ऑफ अ हाउस होल्ड हीटिंग सिस्टम। हाउ डू दीज मेथड्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ कंफर्टेबल टेम्परेचर। तो हाउस होल्ड हीटिंग सिस्टम जो एक हॉट वाटर सिस्टम होता है उसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों किस तरह मिलके एक कंफर्टेबल टेम्परेचर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इनसाइड द पाइप्स आप लोगों के पास कंडक्शन होती है जहाँ से आप लोगों का सारा पानी गर्म होता है, और उसके बाद ये जो पाइप्स हैं ये अपने करीब वाली एयर को कंडक्शन के थ्रू गर्म कर देते हैं, और ये जब गर्म हो जाती है आपकी करीब वाली एयर तो इसके अंदर कन्वेक्शन होती है और रेडिएशन होती है, इसके थ्रू सारा कमरा एक कंफर्टेबल टेम्परेचर को पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको लिख दिया, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कंडक्शन स्टार्टिंग पॉइंट है इनसाइड द रेडिएटर यूनिट, हॉट वाटर और स्ट्रीम पासिस थ्रू मेटल पाइप्स। मेटल पाइप्स के अंदर से गुजरता है, आप लोगों के पास कंडक्शन हो जाती है। ठीक है, बिकॉज मेटल आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स द हीट रैपिडली ट्रेवल्स थ्रू द पाइप वॉल्स टू द आउटर सर्फेस ऑफ द रेडिएटर पैनल विद मिनिमल एनर्जी लॉस। तो कंडक्शन यहाँ पे होती है, कन्वेक्शन एयर के अंदर होती है, कन्वेक्शन करंट बनता है, और जो आप लोगों के पास जो ही हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, और इसका मसला इसकी वजह से जब रश करती है आप लोगों का एयर तो एक कन्वेक्शन करंट बनता है, और आप लोगों का जो पूरा रूम है वो एक ही टेम्परेचर को पहुंच जाते हैं। रेडिएशन भी जो है वो कन्वेक्शन के साथ साथ काम करती है, और वो सरफेस से डायरेक्टली इमिट होने वाली रेज हैं जो आप लोगों के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आप लोगों के रूम के अंदर फैल जाती हैं और आप लोगों के रूम को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर तक पहुंचा देती हैं।
ये वाला हमारा जो यूनिट था, जो एक्सरसाइज थी इसकी, फ्रॉम कैंदा पब्लिशर 1D है ये, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह अगले यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।